हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू एंड मी। कल हम लोगों ने चैप्टर जो पढ़ा था वो था द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो कल मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि सेक्शन 2013 1956 से कैसे डिफरेंट था और इसमें क्या मेजर चेंजेस हुए। लेकिन क्वेश्चन जो पूछने वाला था वो ये था कि मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि एक्चुअली में कंपनी एक्ट क्या होता है, कंपनी एक्ट में हम क्या पढ़ते हैं। तो आज मैं वही एक सेक्शन शुरू करने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में कंपनी एक्ट क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कि इस चैप्टर के मेजर ऑब्जेक्टिव क्या हैं, फिर इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ कंपनी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। जब हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे, तो उसमें आपको पता लगेगा यू आर एबल टू डिफाइन a company and able to define its basic characteristics, or we can say features, or you may be able to know that how a company is different from a partnership firm or from a individual company. So let's start with a new chapter, that is first of all the meaning of a company. So the word company is derived from the Latin word com, which means together, and the word panis, which means bread. That means कि जब हम लोग कोई भी चीज, जब दो या दो से ज्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, दे गेट टूगेदर फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्टिव, किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वो इकट्ठे होते हैं टू अर्न देयर ब्रेड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम एक कंपनी बोलते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि पार्टनरशिप फर्म में भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं, तो ये कंपनी से कैसे डिफरेंट होगा, वो हमें पता लगेगा इसके बेसिक फीचर से जो हम अभी आज पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि इन अ लेमैन लैंग्वेज कंपनी इज व्हाट, कंपनी इज मींस together when the persons gets together for a common objective. So as per the definition of section 2 subsection 20 of Companies Act 2013, company means a company incorporated under this act or under any previous company law। कोई भी कंपनी जो इस एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है या फिर इससे पहले जो भी एक्ट था उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनीज एक्ट बोलते हैं। लाइक इससे पहले जो हमारे पास एक्ट था वो कौन सा था, कंपनीज एक्ट 1956 था। इसके बाद भी कुछ अमेंडमेंट्स हुई। तो कोई भी कंपनी अगर अपने आप को 1956, 2013 या इसके बीच के किसी भी एक्ट में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंपनी बोलते हैं। सो अ वेरी गुड डेफिनेशन इज गिवन बाय लॉर्ड जस्टिस। उन्होंने क्या बताया, अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स। तो कंपनी क्या है, कंपनी है एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जिसमें हम बात करते हैं दैट वी हैव मेनी नंबर ऑफ पर्सन्स। तो इसमें सबसे पहले क्या आ गया, देयर आर मेनी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी एंड मनी वर्थ, जो अपना पैसा या मनी वर्थ को हम क्या बोलते हैं कि उन्होंने कोई एसेट लगा दी, लाइक कोई अपनी कार ले आया, कोई फर्नीचर ले आया, कोई मशीनरी ले आया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मनी वर्थ बोलते हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वो उसमें मनी या फिर मनी वर्थ लगाते हैं फॉर अ कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक मतलब किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए या फिर कॉमन पर्पस के लिए या फिर कॉमन बिजनेस के लिए वो पैसा लगाते हैं। एंड हु शेयर्स द प्रॉफिट, हु शेयर्स द प्रॉफिट, जो अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं। द कॉमन स्टॉक सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इज डिनोटेड इन मनी एंड इज द कैपिटल ऑफ अ कंपनी। जो भी वो मनी लगाते हैं या फिर कॉमन स्टॉक लगाते हैं उसको उस कंपनी की क्या बोला जाता है,
कैपिटल बोला जाता है। तो ये कैपिटल जो है वो उनके मेंबर्स के पास किस फॉर्म में होती है, उन मेंबर्स के पास शेयर्स के फॉर्म में होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जो भी कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो भी कैपिटल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। शेयर मतलब हिस्सा, कैपिटल मतलब जितने उन्होंने पैसे लगाए हैं। तो इसीलिए जो कंपनी में पैसे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। द शेयर आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल ऑल्दो द राइट टू ट्रांसफर देम इज ऑफन मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड। तो ये जो शेयर कैपिटल होती है ना, ये क्या होती है, ट्रांसफरेबल होती है इन द केस ऑफ कंपनी, लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसके भी कुछ रूल्स हैं, वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अब हमने क्या समझा कि ये कंपनी क्या है। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्संस who contribute money and money worth in a common stock for a common business and who shares profit and loss. The money and the common stock invested by them is known as capital, and it is also known as share capital of the members. These shares are always transferable, although the right to transfer of them is often or less restricted. So this is the basic definition which is given by लॉर्ड जस्टिस। तो यही डेफिनेशन को मैंने पूरी तरह से आपको क्या करके बताया, एक्सप्लेन करके बताया। तो इसमें से अब हमारे पास कुछ फीचर्स निकल के आते हैं। वो फीचर्स क्या हैं? सो लेट्स स्टडी वन बाय वन द फॉलोइंग फीचर्स, दैट इज वॉलेंटरी एसोसिएशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल कंपनी, persons, limited liability, separate property, perpetual or continuous existence, transferability of shares, common seal, capacity to sue, termination or death, it has nationality, no citizenship and no fundamental rights. तो ये सारे फीचर्स जो हैं, ये एक कंपनी को एक पार्टनरशिप फर्म से क्या बनाते हैं, डिफरेंट बनाते हैं। तो यही अगर हमें ये फीचर्स पता लग जाएंगे तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि कैसे ये एक पार्टनरशिप फर्म से डिफरेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ अ कंपनी। तो सबसे पहले जो हमारे पास फीचर्स है वो क्या है, वॉलेंटरली एसोसिएशन। तो वॉलेंटरी एसोसिएशन का मतलब क्या है कि इसमें जो लोग हैं, अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई व्हाट इज इट इज नोन एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ फॉर अ कॉमन बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी एसोसिएशन बोलते हैं। जब कुछ लोग आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं एक कॉमन बिजनेस को करने के लिए, और उससे जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको वो आपस में शेयर कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं। दे आर नॉट एसोसिएटेड बाय बर्थ, they are associated by law or they voluntarily associate with each other. So this is the first we can say feature of a company. Next is separate legal entity. Now this is a very important point in the features of a company, separate legal entity. And इसी से जो एक बहुत famous case है, that is Salomon versus Salomon एंड कंपनी लिमिटेड। जब ये केस डिस्कस हुआ उसी के बाद से ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता क्या है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि जो कंपनी है और जो कंपनी का मालिक है, कंपनीज ऑनर, ये दोनों क्या हैं, दे आर डिफरेंट। वो उनकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, दोनों आपस में एक दूसरे से अलग है। कंपनी और कंपनी का मालिक वो दोनों क्या है, अलग अलग है, ये दोनों आपस में डिफरेंट है। आप लोग जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हो तो हम उसमें एंट्रीज भी डालते हैं। लाइक अगर कोई बिजनेस का ऑनर जो है वो अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो आप कैपिटल की एंट्री डालते हो। इसी तरह से जब हम अपने बिजनेस में से पैसा निकालते हैं, जो ऑनर है वो अपने बिजनेस में से पैसा निकालता है तो हम क्या किसकी एंट्री डालते हैं, ड्राइंग की एंट्री डालते हैं। तो ये कैपिटल और ड्राइंग की एंट्रीज
जो है वो किस बेस पर है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी के बेस पर है, यानी कंपनी का ऑनर और जो कंपनी है वो क्या है, वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो अब आइए हम समझ लेते हैं कि केस क्या था जिससे ये कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। तो सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड जो है वो सैलोमन के द्वारा बनाई जाती है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई जाती है। तो उसमें वो क्या करता है, सैलोमन जो है उसमें सैलोमन और उसके फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, उसके मेंबर्स में हम कहेंगे कि 7 मेंबर्स, हिज वाइफ, ही हिमसेल्फ, हिज 4 सन्स एंड 1 डॉटर। ये क्या है, ये आपस में क्या बन जाते हैं, इसके मेंबर बन जाते हैं। तो मेंबर बनने में इनके पास एक एक शेयर होता है, इन सबके पास एक एक शेयर होता है, और बाकी के जितने भी शेयर्स होते हैं वो कौन ले लेता है, वो सैलोमन खुद ले लेता है। तो इनकी कंपनी की जो डील होती है टोटल वो कितनी होती है, $38,782 की होती है, पाउंड्स की होती है। और सैलोमन जो है वो क्या करता है, वो 20,000 के शेयर्स ले लेता है ऑफ ₹1 ईच। इसके अलावा वो क्या लेता है, ही टेक्स 10,000 सिक्योर्ड डिबेंचर्स, वो डिबेंचर्स परचेज कर लेता है, और बाकी का जो है ही हैज अ कैश। तो ये इस तरह से वो क्या करता है, वो अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर लेता है। इन द मीन वाइल देयर इज अ ग्रेट डिप्रेशन पीरियड। तो डिप्रेशन पीरियड में क्या होता है, ट्रेड डिप्रेशन आ जाता है। तो कंपनी के पास सिर्फ जो एसेट्स है वो कितने की रह जाती हैं, सिर्फ 6,000 की एसेट्स जो है वो उसके पास रह जाती हैं, और जो लाइबिलिटीज जो है वो कंपनी की वो कितनी रह जाती हैं, 17,000 रह जाती हैं। तो अब जो लोग हैं वो उससे डिमांड करते हैं, केस कोर्ट में चला जाता है। सैलोमन जो होता है वो क्या कहता है कि अब जो पैसे हैं वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स मेरे पास है, इसलिए मुझे कितने पैसे मिलने चाहिए, 10,000। तो इसका मतलब वो 6,000 रुपए किसके पास चले जाएंगे, इसके पास चले जाएंगे। लेकिन अब जो क्रेडिटर्स हैं, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, वो क्या करते हैं, केस फाइल कर देते हैं कोर्ट में कि जो सैलोमन है और जो उसकी कंपनी है वो दोनों एक ही है, तो इसको ये पैसे जो हैं, जो एसेट्स के अगेंस्ट पैसे हैं, वो इसको नहीं मिलने चाहिए। वो किसको मिलने चाहिए, वो क्रेडिटर्स को मिलने चाहिए। अगर आपको लिक्विडेशन का रूल पता हो तो सबसे पहले सिक्योर्ड जितने भी होते हैं उनको पेमेंट होती है। तो अब सैलोमन कहता है कि मैं और मेरी कंपनी तो डिफरेंट है, मेरी कंपनी का नाम सैलोमन कंपनी लिमिटेड है, तो ये सिक्योर्ड और मेरे पास सिक्योर्ड डिबेंचर्स है, तो पूरी की पूरी पेमेंट पहले किसको होगी, मुझे होगी। तो लॉर्ड जो है, जो कोर्ट है उसमें जो जस्टिस है वो क्या कहते हैं, यस, कि सैलोमन और सैलोमन एंड कंपनी आर 2 डिफरेंट पर्सन, और इसीलिए वो सारे के सारे पैसे किसके पास जाएंगे, इसके पास ही जाएंगे। तो यहाँ से सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो सब शुरू होता है। आई होप यू गेट द case whole. If you have any kind of doubt, you can comment me. I will again repeat this whole process or whole the case. तो यहीं से ये केस जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। इसके अलावा एक और भी केस बड़ा फेमस है जो बार बार स्टूडेंट्स को बोला जाता है, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। तो इस केस में भी क्या होता है, जो ली है, ली हैड अ 2,099 शेयर्स आउट ऑफ 3,000 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। ली के पास एक शेयर को छोड़ के बाकी के सारे शेयर्स जो होते हैं वो किसके पास होते हैं, ली के पास होते हैं। फर्दर वो अपने आप को इस कंपनी में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ पायलट जो होता है वो अपने आप को घोषित कर लेता है, और इसके बदले में वो क्या लेता है, वो इन दोनों के बदले में वो सैलरी लेता है। कुछ समय के बाद ली की मौत हो जाती है एयर क्रैश में उसकी डेथ हो जाती है। जो उसकी वाइफ है वो क्या करती है, वो केस डाल देती है कि हमें वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि ली की डेथ जो है वो ऑन ड्यूटी हुई है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो क्या कहती है कि नहीं,
इसको ये पैसे नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि ली और ली की कंपनी जो है वो एक है। लेकिन उसकी पत्नी जो कहती है वो कहती है कि नहीं, उसने अपने आप को चीफ पायलट रखा हुआ था और उसके बदले में वो क्या ले रहा था, सैलरी ले रहा था। तो यहाँ पर भी जो कोर्ट है वो क्या कहती है कि यस, लीज वाइफ इज एबल टू गेट द वर्कमैन कंपनसेशन बिकॉज द ली एंड हिज कंपनी is totally different, they have a separate legal entity। तो यहाँ से इन दोनों फेमस केसेस से ये सेपरेट लीगल एंटिटी का केस जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। नाउ द थर्ड कॉन्सेप्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन यहीं से, अब मैंने ऊपर आपको क्या समझाया कि कंपनी जो है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसलिए कंपनी जो है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल कंपनी है। जैसे कि आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे मैंने बोला कि X इज अ पर्सन, Y इज अ पर्सन, इन द सेम वे कंपनी इज ऑल्सो नोन एज अ पर्सन। कंपनी के नाम का बैंक अकाउंट भी होता है, कंपनी के नाम पर आप केस भी दायर कर सकते हो। तो कंपनी को क्या माना जाता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। फोर्थ, लिमिटेड लाइबिलिटीज। नाउ व्हाट इज लिमिटेड लाइबिलिटीज? जब आप एक पार्टनरशिप फर्म की बात करते हो, तो अगर एक पार्टनरशिप फर्म में किसी भी तरह का लॉस हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी एसेट्स के साथ साथ उनकी पर्सनल एसेट्स, उनके घर, उनका अगर कोई उनके पास ज्वेलरी है तो वो सब भी क्या ली जाती है, टेक ओवर कर ली जाती है टू कवर द लॉसेस। लेकिन इन केस ऑफ अ कंपनी ऐसा नहीं होता। जिस व्यक्ति ने उसमें जितने पैसे, जितनी एसेट्स और जितना स्टॉक लगा रखा होता है, मनी लगा रखी होती है, उस व्यक्ति की लायबिलिटी वहीं तक सीमित होती है। लाइक अगर एक्स ने एक कंपनी में 10,000 रुपए लगाए हैं और वाई ने एक कंपनी में 50,000 रुपए लगाए हैं, तो अगर एक कंपनी ने 70,000 रुपया, सपोज उसकी लाइबिलिटीज जो है वो 70,000 रुपए तक की हैं और कंपनी के पास और कुछ नहीं है, तो वो कंपनी, वो पर्सन या वो क्रेडिटर्स जो हैं वो एक्स से 10,000 और वाई से 50,000 रुपए तक ही कवर कर सकते हैं, चाहे इसके पास पर्सनल, जो इसकी पर्सनल एसेट्स है वो चाहे 50,000 की हो और चाहे वाई के पास वो 70,000 की हो। लेकिन वो सिर्फ कितना क्लेम कर सकते हैं, वो इनसे इतना ही क्लेम कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। यानी उनकी पर्सनल एसेट्स के ऊपर बाहर के क्रेडिटर्स का किसी भी तरह का कोई भी राइट नहीं होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। अब ये भी कॉन्सेप्ट्स जितने भी हैं एक्चुअली में ये वहीं से डिराइव हुए हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी से। तो अगर सपोज करो एक्स जो है वो एक कंपनी में शेयर होल्डर है और उसके पास 2 कार है, एक कार मान लो उसके पास ब्रीजा है और दूसरी मान लो उसके पास ऑल्टो है। तो जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया या जो उसने कंपनी शुरू करी, तो इसने ऑल्टो कार जो है वो एज एन एसेट अपने कंपनी में लगा दी। तो ब्रीजा कार क्या हो गई, इसकी पर्सनल हो गई। तो अब इस केस में भी मैंने आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी की जितनी भी एसेट्स है उनका शेयर होल्डर्स के साथ किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन नहीं होता। यानी एक्स अपनी मर्जी से इस ऑल्टो कार को नहीं बेच सकता, क्योंकि वो कार किसकी हो गई है, अब कंपनी के नाम पर हो गई है, ये कंपनी की एसेट है, उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन ब्रीजा कार के साथ वो कुछ भी कर सकता है। तो अगर उसको ये कार बेचनी है तो वो किस नाम से बिकेगी, वो कंपनी के नाम से बिकेगी, क्योंकि उसने शुरू में उसको किस नाम से दे दिया था, कंपनी के नाम पर दे दिया था। तो सिंस अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट प्रॉपर्टीज डज नॉट बिलोंग टू द एनी मेंबर ऑफ द कंपनी। कंपनी की प्रॉपर्टी और इसके मेंबर्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग से होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूअस बिजनेस। तो कॉन्टिन्यूअस बिजनेस का मतलब क्या है, मान लो एक कंपनी में 50 मेंबर्स हैं, इन 50 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स की डेथ हो जाती है। अब ये 2 मेंबर्स की डेथ हो गई है तो इससे जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला, कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। जबकि जब हम पार्टनरशिप फर्म में पढ़ते हैं ना,
तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि अगर एक पर्सन की डेथ हो जाए, अगर मान लो XYZ 3 पार्टनर हैं, इसमें से एक पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उस केस में ये पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। इनको पूरा लेखा देखा करना पड़ता है, एक्स और वाई को अपनी शेयर्स डिसाइड करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर किसी की डेथ हो जाए या फिर कोई नया मेंबर इसमें जुड़ जाए तो कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कंपनी एज इट इज वर्क करती रहती है। तो इस कॉन्सेप्ट को, कॉन्टिन्यूअस बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? परपेचुअल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? परपेचुअल, दैट इज कंटिन्यूइंग फॉर एवर। ये हमेशा के लिए चलती रहेगी। किसी की डेथ का, किसी की एग्जिस्टेंस का, किसी के आने का, किसी के जाने का कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर किसी भी तरह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज नोन एज परपेचुअल कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो एक कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपने शेयर्स को किसी और को भी बेच सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार हम बोलते हैं कि मैंने इस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, मैंने इस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए। लेकिन ये आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि कंपनी जो होती है वो काफी टाइप्स की होती है, और जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं दे कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर्स। वो अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो पब्लिक से पैसा उठाते हैं उनमें अपने शेयर्स जो है वो आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब कि एक्स ने अपने शेयर्स जो है वो वाई को बेच दिए, वाई ने अपने शेयर्स जो है वो जेड को बेच दिए। तो ये बोलना जाता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट इज कैपेसिटी टू स्यू। कैपेसिटी टू स्यू का मतलब होता है केस फाइल करना। यानी अगर एक कंपनी जो है, अब मैंने आपको बताया कि कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जैसे हम एक पर्सन के खिलाफ केस दायर कर सकते हैं, इसी तरह अगर कंपनी किसी तरह का कोई फ्रॉड करती है, कोई मिसमैनेजमेंट करती है, कोई किसी तरह से कोई भी गलत काम करती है, तो कंपनी के खिलाफ केस दायर किया जा सकता है। इन द सेम वे अगर कंपनी के साथ कोई फ्रॉड करता है, कंपनी ने किसी से माल परचेज किया, कंपनी को कोई पैसे नहीं दे रहा, तो कंपनी जो है वो भी क्या कर सकती है? वो केस फाइल कर सकती है। सो अ कंपनी कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड। यानी कंपनी जो है वो भी केस दायर कर सकती है और कंपनी के खिलाफ भी केस दायर किया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं बार बार आपको बता रही हूँ कंपनी, तो इसका मतलब कंपनी के नाम पर XYZ आर द मेंबर्स, दे आर द मैनेजिंग डायरेक्टर, दे आर द CEO। उनके खिलाफ नहीं, मैं किसके नाम की बात कर रही हूँ? मैं कंपनी के नाम की बात कर रही हूँ। लाइक अगर X के पास एक कंपनी है, एक्स एंड कंपनी, तो केस किसके खिलाफ दायर होगा? एक्स एंड कंपनी के खिलाफ दायर होगा। So this is the meaning of capacity to sue. Now come to the next point. The next point is termination and death. Termination and death. तो ये पॉइंट जो है वो कहाँ से एग्जिस्टेंस, इस पॉइंट के एग्जिस्टेंस और इस पॉइंट का रिलेशन है वो कहाँ से है? इस पॉइंट का रिलेशन जो है वो परपेचुअल सक्सेशन से है। मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो अगर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो ऑब्वियस है कि इसकी ना तो डेथ हो सकती है और ना ही ये टर्मिनेट हो सकती है। एक्चुअली में तो ये नहीं मर सकते ना, लेकिन अगर लॉ कहता है कि इस कंपनी ने कुछ गलत किया है, लॉ जो है वो कहता है कि इसको बंद कर देना चाहिए, तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट और विद द परमिशन ऑफ द लॉ इस कंपनी को हम क्या कर सकते हैं? इस कंपनी को खत्म कर सकते हैं। तो कंपनी एक्चुअली में खुद नहीं मरती, लेकिन अगर लॉ कहता है तो फिर इसकी डेथ जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट इज कॉमन सील, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन सील? कॉमन सील, अब हमने अभी डिस्कस किया कि कंपनी जो है वो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब कंपनी के हाथ पैर तो है नहीं, तो कंपनी काम कैसे करेगी? मुझे सील लगानी है, कंपनी केस दायर करेगी। तो ये जो है, यानी ये कॉमन सील
कंपनी की जो स्टैम्प है ये इसके क्या है, ये इसके हाथ और पैर है। जहां जहां पर इसकी स्टैम्प लगी होगी दैट मीन्स दैट वर्क इज डन बाय अ कंपनी नॉट द मेंबर। लाइक सपोज एक्स है, एक्स की एक कंपनी है एक्स एंड कंपनी, इसने इस नाम की एक सील बना रखी है। तो अगर तो वो किसी भी कंपनी के किसी भी सिग्नेचर के ऊपर एक्स अपने सिग्नेचर करता है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, वो काम किसने किया, एक्स ने किया। लेकिन अगर वो सिग्नेचर करने की बजाय एक्स एंड कंपनी की सील लगा देता है, स्टैम्प लगा देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो काम किसने किया है, वो काम कंपनी ने किया है। तो अगर इसमें किसी भी तरह की मिसमैनेजमेंट होगी, इसमें किसी तरह का फ्रॉड होगा, तो वो केस फिर किसके खिलाफ दायर होगा, कंपनी के खिलाफ दायर होगा, ना कि एक्स के खिलाफ दायर होगा। तो इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब क्या है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो इसके वी कैन से मेजर डायरेक्टर्स है, शेयर होल्डर्स है। लेकिन वो काम किसके थ्रू करते हैं, वो काम किसके थ्रू करते हैं, स्टैम्प के थ्रू करते हैं। तो ये जो स्टैम्प है ये कंपनी के क्या है, एक तरह से हाथ है जो बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनैलिटी। जिस तरह से एक पर्सन की नेशनैलिटी होती है इसी तरह से कंपनी की भी नेशनैलिटी होती है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि ये इंडियन कंपनी है, ये फॉरेनर कंपनी है, तो ये हमें कैसे पता लगता है, तो जहां पर किसी कंपनी का हेड ऑफिस होता है वहां से उसकी नेशनैलिटी जो है वो डिसाइड होती है। अब ये ध्यान में रखना है हमने कि जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, उनकी नेशनैलिटी से कंपनी की नेशनैलिटी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मान लो एक्स वाई जेड आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दे बिलोंग्स टू चाइना एंड कंपनीज हेड ऑफिस, कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो मान लो मुंबई में है, तो कंपनी की नेशनैलिटी क्या होगी, कंपनी की नेशनैलिटी इंडियन होगी, उसकी नेशनैलिटी चाइना नहीं हो सकती। सो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी नेशनैलिटी का इंडियन कंपनीज के ऊपर या कंपनी की नेशनैलिटी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट द पॉइंट इज नो सिटीजनशिप, नो सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि कंपनी जो है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो जो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है उसके पास किसी भी तरह की सिटीजनशिप या फिर फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकते। क्योंकि इंडियन जो इंडिया है वो क्या कहता है दैट इट इज द कंपनी the citizenship is provided only to the person who borns or who have a natural birth। लेकिन ये क्या है, ये जो है वो एक आर्टिफिशियल है, इसलिए इसको किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं किए जाते। तो हमने अभी तक जो पॉइंट डिस्कस किए वो क्या थे, वो कौन से पॉइंट्स थे, These are the points। वॉलंटरी एसोसिएशन की कंपनी के मेंबर्स जो है वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए शुरू करते हैं। कंपनी और कंपनी के मेंबर्स जो है वो क्या है, टोटली डिफरेंट है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये अपने नाम से काम कर सकती है। इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं उसकी लायबिलिटीज क्या है, लिमिटेड है। कंपनी की प्रॉपर्टी और उसके मेंबर्स की प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है। कंपनी के ऊपर या कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर उसके मेंबर्स का, उनकी डेथ का या उनके जीवित रहने का या उनके आने से या उनके जाने से कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कंपनी के मेंबर्स जो हैं वो अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। कॉमन सील कंपनी जो है वो किसके थ्रू काम करती है, कंपनी जो है वो एक स्टैंप के थ्रू काम करती है। कंपनी अपने नाम से लोगों के खिलाफ केस दायर कर सकती है और कंपनी के खिलाफ भी केस दायर किया जा सकता है। टर्मिनेशन और डेथ, एक कंपनी की जो डेथ है वो किसके थ्रू हो सकती है, सिर्फ लॉ के थ्रू हो सकती है, ये अपने आप में नहीं मर सकती। कंपनी की नेशनैलिटी के ऊपर उसके मेंबर्स की नेशनैलिटी का किसी भी तरह से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। किसी भी कंपनी के पास कोई भी सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स विच make it different from the partnership firm. So I hope you have got the meaning and the characteristics of a company, and the important questions which you can able to answers after reading or after understanding the whole concepts are define a company। हमने बता दिया कि कंपनी क्या है,
एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो इसमें आप ये सारे फीचर्स जो हैं वो आप डिस्कस करोगे। और मैं आपको ये सुजेशन दूंगी कि जब भी आप कंपनी के फीचर्स डिस्कस करें तो उसमें आप सेलोमन वर्सेस सेलोमन का और ली वर्सेस ली एयरक्राफ्ट कंपनी का जो केस है वो आप डेफिनेटली डिस्कस करें। दूसरा क्वेश्चन जो है, मेंबर्स में कम एंड मेंबर में गो बट अ कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी सेम ही होगा, बट इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप जो मैंने आपको बताया सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉमन सील, कैपेसिटी टू स्यू, टर्मिनेशन ऑफ दैट, आर्टिफिशियल पर्सन, इन पॉइंट्स को थोड़ा आगे लिखोगे और बाकी के पॉइंट्स जो है वो पीछे की तरफ लिखना शुरू कर दोगे। एक्सप्लेन क्लियरली द मीनिंग ऑफ perpetual succession and common in relation to common company incorporated under the Companies Act 2013. The answer will remain the same. The company is an artificial person in the eyes of law but not a citizen of the country. तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो क्या आएगा, इसमें आप क्या डिफाइन करोगे, कंपनी की डेफिनेशन को और इसके फीचर्स को। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव रेड यू टुडे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।